हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं टैक्सेशन। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस रहठान दर्जो। ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, रिक्वेस्ट हो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज जो लेटेस्ट एग्जाम वीडियो 2022 उसमें जो चैप्टर का पूछा हुआ सम्स था, आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। सम्स यहाँ पर कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ है, गुजराती और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए जहाँ पर लगेगा दोनों मीडियम में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इस सम्स के अंदर भी सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो उसके मंथ के रिगार्डिंग दी गई, कब कब इंडिया विजिट करे, तो इसके बेस पर हम नक्की करेंगे। सबसे पहले उसका स्टेटस दर्जो नक्की करेंगे। उसके बाद हमें टोटल इनकम भी दी गई है, ठीक है, कुल आवक, तो उसके बेस पर उसके टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, कर जवाबदारी नक्की करेंगे। और लास्ट में हम उसे ओपिनियन देना है उसको कौन सा टैक्स प्लानिंग उसको डिसाइड करना चाहिए, जिससे उसका टैक्स क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो सब प्रोसेस रिपीट करें। फर्स्ट वीडियो में भी हमने ये सीखा था, इसलिए फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करें, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पर्सन का नाम दिया गया वो मौलिन मेहता दिया गया। वो ऑलरेडी आप बताया गया कि वो कैसा रेसिडेंट है, कनाडा का ही रहवासी है। मतलब देखा जाए तो ऑर्डिनरी बनना अब मुश्किल, ऑर्डिनरी नहीं बन सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसा होता है जब भी कोई फॉरेनर होता है तो उसका यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करते हैं तो ऑर्डिनरी नहीं बन पाता है, सामान्य रईस नहीं बन पाता। ठीक है, अब बताया गया आगे जाके वो इंडिया का विजिट करता है। लिखा गया सिंस लास्ट 11 ईयर। समझिएगा, यहाँ पर मैं गुजराती में भी बोलता जाऊँगा, लगेगा तो आप आपको समझाऊंगा। लास्ट 11 ईयर से वो इंडिया क्या करता है, विजिट करता है रेगुलरली। ठीक है, नियमित रूप से वो विजिट करता है। कौन से मंथ में आता है, तो 3 मंथ बताया गया हमें। एक तो अगस्त मंथ में, फिर उसके बाद सेप्टेम्बर मंथ में और अक्टूबर। तीन मंथ वो रेगुलर 11 ईयर से वो इंडिया क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है। अब कुछ और भी लिखा, समझिएगा, यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर, पिछले ईयर बताया गया 19 से 21, 20 से 21 सेकेंड, 21 से 22, इन 3 सालों में वो इंडिया में रहा था। कब तक रहा था, अब 22 नवंबर तक। ठीक है, तो 3 मंथ के अलावा अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ के 22 डेट तक भी वो रुका हुआ था। इन 3 सालों के अंदर, पिछले 11 साल के अंदर में से ये जो 3 साल है उसमें वो 22 नवंबर तक भी रुका था। और साथ साथ में प्रीवियस ईयर जो 22 से 23 बताएगा उसके अंदर भी बोला है ही इज प्लानिंग, उसने ऐसा आयोजन किया है कि उसके अंदर भी वो 22 नवंबर तक रुकेगा। ठीक है, तो इसके बेस पर हम उसको स्टेटस, उसका दर्जा नक्की करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम उसकी डेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने डेज हो रहे प्रीवियस ईयर में। तो जैसे आपको बताया गया, सम्स के अंदर 3 मंथ बताया गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको दिखाना रहेगा। एक तो हमारा अगस्त मंथ रेगुलर आता है, उसके बाद सेप्टेम्बर मंथ में आता है और फिर अक्टूबर मंथ में आता है। ठीक है, लास्ट 11 ईयर से, लेकिन पिछले 3-4 सालों के नाम बताए गए, दिख रहे, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23। इन 4 सालों में वो नवंबर मंथ की 22 तारीख तक भी रुकता है। ठीक है, पहले क्लियर कर लेते हैं। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, आकरणी वर्ष 23 से 24 है। क्लियर हो रहा होगा। जो असेसमेंट ईयर बताया गया, आकरणी वर्ष बताया गया है हमें 23 से 24 बताया। तो प्रीवियस ईयर, पाछला वर्ष आपको पता चल गया होगा हमारा क्या रहना है, 22 से 23। तो पाछला वर्ष तक हमको, पाछले वर्ष से हमको काउंट करना रहेगा। तो पाछला वर्ष भी यहाँ पे बता दिया गया, उस ईयर भी वो 22 नवंबर तक रुकने का उसने प्लान किया है। तो पहले इन ईयर का लिख देते हैं। जो हमारा बताया गया 19 से 20, फिर 20 से लेकर 21, 21 से 22 और 22 से लेकर 23। इनके अंदर 3 मंथ के अलावा वो नवंबर की 22 नवंबर की डेट तक वो रुकता है। तो पहले डेज काउंट कर लेते हैं। तो अगस्त कितने मंथ का हो, कितने डेज का होता है ये मंथ, 31 डे मंथ। ठीक है, उसका सेप्टेम्बर कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है। अक्टूबर अगेन 31 और नवंबर में 22 डेट दी गई है, तो यहाँ के 22 डे हम ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टोटल मार पाएंगे कि एक एक ईयर वो कितने दिन टोटल रुका है। ऐसे तो 11 ईयर तक आता है रेगुलर, पर ये ईयर का हम काउंट पहले कर लेते क्योंकि यार 22 डेट तक वो रुका हुआ था, इसके लिए सारे को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा एक एक ईयर का 31 + 30 + 31 ये 92 हो गया। 92 प्लस एडिशनल 22 एडिशनल है। ठीक है, ये 22 प्लस करोगे तो 114 आया। तो इन 3 सालों के अंदर वो 114 डेज तक रुका था यहाँ पर
21 से 20 को 2 कर लेते, फिर 22 से 23 कर लेते, ठीक है, जिससे बराबर वहाँ लिखा नहीं गया है। तो 4 सालों का हमने पहले कैलकुलेशन किया, क्योंकि वहाँ पर एडिशनल 22 नवंबर तक वो रुका हुआ था। इसके अलावा जो हमारे पास बचे, क्या बचे, इसके अलावा जो हमारे 7 ईयर बचे, टोटल 11 ईयर बोला था ना, तो ये 4 साल हो गए। उसके अलावा 7 ईयर में वो 3 मंथ ही आता है, ठीक है, एक अगस्त में आता है, सितंबर में आता है, फिर अक्टूबर में। तो यहाँ पर 92 डेज याद रखेंगे एवरी ईयर, ठीक है। इसके अलावा के ऊपर के जो 7 साल है उसमें 92 डेज वो यहाँ पर रहा था। तो डेज की कैलकुलेशन हमने कर दी। अब आते हैं हम लोग जो रूल्स है वो अप्लाई करते हैं, हमारा सॉल्यूशन देखते हैं। जो फर्स्ट रूल हम अप्लाई करते हैं, जो है हमारा रेसिडेंट, हमारा रईस है या नहीं उसके लिए, ठीक है। पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको सबको पता है प्रीवियस ईयर के अंदर जो हमारा बनेगा 22 से लेकर 23, इस पाछले वर्ष के अंदर वो 182 डेज रुकता है या नहीं रुकता है। तो प्रीवियस ईयर हमने ऑलरेडी उसके डेज फाइंड आउट कर दिए। तो प्रीवियस ईयर हमारा 22 से लेकर 23, जिसमें एडिशनल 22 डेज भी आ गए, तो भी वो कितने डेज रुकता है, 114 डेज रुकता है। मतलब ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही नहीं है। तो इसके साथ में एडिशनल एक, अगर ये फुलफिल ना, तो दूसरी एडिशनल हमें फुलफिल करनी रहती है। तो सेकंड वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर ये फुलफिल हो गई होती तो सेकंड कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती नहीं है। तो सेकंड रूल्स क्या है कि पिछले साल में प्रीवियस ईयर के 60 डे तो कम से कम होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो गए तो चलेंगे, पर 60 डे मिनिमम होने चाहिए। और साथ साथ में, ठीक है, उसके अलावा साथ साथ में ये भी फुलफिल होना चाहिए कि उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले ईयर के अलावा के 4 साल, उसके अगाऊ के, ठीक है, पाछला वर्ष ना अगाऊ ना 4 वर्ष में कितने डेज होने चाहिए, 365 डेज होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का तो देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर हमारा था वही 22 से 23, तो उसके अंदर तो 114 डेज हो रहे, तो 60 डेज से अबव तो निकल रहे हैं। बट साथ साथ के अंदर उसके प्रीसीडिंग 4 ईयर, ठीक है, उसके ऊपर के 4 सालों में 365 डेज भी होने चाहिए। तो उसके अलावा के 4 साल, ठीक है, उस ईयर को छोड़ देना। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और उसके बाद के जो 7 ईयर थे उसमें 92 डेज लिखना है, तो उसका 4th ईयर 92 डेज समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे 3 ईयर और ये हमारा 4th ईयर, तो डेज काउंट कर लेते हैं यहाँ पर कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर 114 के 3 ईयर होंगे, ठीक है। उसके बाद के जितने भी ऊपर के तो 92 डेज के अकॉर्डिंग थे, तो हमारे 4 ईयर के जो टोटल मारोगे तो आपको मिल जाएगा 434। तो यहाँ पर भी 365 डेज के और फुलफिल है। तो यहाँ पर ये कंडीशन कंप्लीट फुलफिल हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन यस होने की वजह से क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा, रईस बन जाएगा। तो याद रखना है, जब रेसिडेंट रईस बनेगा तब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करनी है कि वो किस टाइप का, ऑर्डिनरी है या नहीं, सामान्य रईस है या नहीं, उसके लिए सेकंड कंडीशन अप्लाई करना। बाय चांस समझो ये पहला नो था, अगर सेकंड भी नो हो जाता तो वहीं पर ये क्या बन जाता, नॉन रेसिडेंट बिन रईस बन जाता, तब हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करना नहीं है। आई होप ये बेसिक आपको बीकॉम से पता होगा, नहीं आपको क्लियर हुआ होगा। अब चेक करने के लिए ऑर्डिनरी सामान्य है कि नहीं, तो उसके लिए भी 2 कंडीशन बताई, लेकिन ये कंडीशन आप लिखोगे और ये फुलफिल हो जाएंगे तो सेकंड ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन पर ज़्यादा फोकस करना रहेगा, जहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पर जो प्रीवियस 7 प्रीसीडिंग ईयर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 7 है, प्रीवियस ईयर के अलावा के 7 सालों के अंदर कितने डेज रहना चाहिए, 730 डेज होने चाहिए। 730 मतलब 2 साल हो जाता है, ठीक है, 730 डेज होने चाहिए उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर के अंदर, पाछला वर्ष ना अगाऊ ना 7 वर्ष में 730 दिवस। तो यहाँ पर अगेन समझिएगा, डेज हम टोटल मान लेते कितने हैं, तो प्रीवियस ईयर को हमको छोड़ देना, तो इस प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए। उसके अलावा के 3 ईयर के अंदर तो 114 डेज है, ठीक है, और उसके ऊपर के 4 साल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 ईयर और बाकी रहेंगे। तो उसके अलावा के जो 4 साल, क्योंकि हमें टोटल 7 ईयर का लेना, तो उसके अलावा के 4 साल में 92 डेज रहा होगा, क्योंकि अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 मंथ का 92 डेज बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग 3 ईयर के अंदर 114 के अकॉर्डिंग जो डेज बनेंगे वो 342 बनेंगे। उसके अलावा 92 डेज के अकॉर्डिंग 4 ईयर के कितने डेज बनेंगे, 368 डेज बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर 710 हो जाए। आई होप ये 7 ईयर आपको समझ आएगा। प्रीवियस ईयर को छोड़ देना, उसके अलावा तो 3 साल तो बचे, इन 3 साल में तो 140 डेज रहा है, उसके अलावा के बाकी सालों में 92 डेज रहा है जो हमने 4 ईयर काउंट किए। तो इस तरह से 3 ईयर और 4 ईयर हमारे टोटल डेज बन जाएंगे 710 डेज बन जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे काउंट किया। तो यहाँ पे बताया 730 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 710 है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही नहीं है। तो यहाँ पर 9 लिख देना है, मतलब वो रेसिडेंट है लेकिन किस टाइप का, ऑर्डिनरी नहीं है।
ठीक है। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी टाइप का रेसिडेंट नहीं, जिससे क्या उसका कर भरने का लायबिलिटी हम डिसाइड कर पाएंगे। रहीस परंतु सामान्य रहीस नहीं। तो ये फर्स्ट का हमारा इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया। आई होप ये कंडीशन अप्लाई करना आपको समझ में आया होगा ना। बुक से और अच्छे से रीड जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया गया था, उसकी इनकमें दी गई थी। ठीक है, इनकम में आवक दी गई थी। तो पहले हम टोटल इनकम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो आप सबको पता है वो भले नॉन रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सामान्य रहीस नहीं, लेकिन हमको जब भी फाइंड आउट करना है तो तीनों कैटेगरी के लिए फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको वहाँ पर उसका ओपिनियन देना रहता है। इसके लिए तीनों कैटेगरी के लिए फाइंड आउट करना रहता है। एक हमारा ऑर्डिनरी सामान्य रहीस के लिए भी क्या होता है, यहाँ पर रहीस परंतु सामान्य रहीस नहीं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और लास्ट में बिन रहीस नॉन रेसिडेंट, तीनों के लिए हमको टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना रहता है, जिससे हम उसको ओपिनियन टैक्स प्लानिंग के लिए दे सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हो, लेकिन मैं गुजराती वालों के लिए भी समझा रहा हूँ। ठीक है, आई होप प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट में समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने समझा था, यहाँ पे भी मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे हम सब इजीली समझ पाए। जैसे आप सबको पता है हमारे पास अब 3 कैटेगरी के, हमारे 3 टाइप के स्टेटस दर्जे बन जाते हैं। अब इनकम कैसे किसके लिए टैक्सेबल होती है, तो यहाँ पे इनकम को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। या तो इंडियन इनकम समझेंगे, दूसरा समझेंगे फॉरेन इनकम, भारतीय आवक और विदेशी आवक। तो इंडियन इनकम कब कहलाती है, तो सिंपल सी बात है, इंडिया वर्ड आपको ध्यान रखना है। जो भी इनकम है वो इंडिया के थ्रू होनी चाहिए या इंडिया में मिलनी चाहिए, मतलब एक्यूर और अराइज इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमने कोई भी बिजनेस से कमाई हो या में मिली कमाई हो, ठीक है, या फिर रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर हमने इंडिया में उससे मिला हो, वो आवक हमको इंडिया में मिली, दोनों में से कोई भी होगा तो वो इंडियन इनकम सीधे सीधे बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं फॉरेन इनकम, विदेशी आवक, मतलब शॉर्टकट सी बात है, ना हमने इंडिया में उसको कमाई हो ना हमें वो इंडिया में मिली हो, तो हमारी फॉरेन इनकम बन जाती है। मतलब इन शॉर्ट में हमने भारत बाहर वो आवक बिजनेस से कमाई होनी चाहिए और भारत के बाहर ही वो हमको मिलनी चाहिए, तब जाके वो फॉरेन विदेशी आवक बनती है। या तो बाई चांस भारत में मिल गई तो ऑटोमेटिक वो इंडियन बन जाती है, या हमने भारत इंडिया के बिजनेस से कमाई है तो भी हमारा वो इंडियन इनकम बन जाता है। आई होप सिंपल है, समझ में आ चुका होगा। शॉर्टकट, इंडिया से अगर कमाई है या इंडिया में हमको मिली है वो इंडियन इनकम है, लेकिन दोनों बाहर हुआ है, कमाया भी बाहर है मिला भी बाहर है, तो शॉर्टकट फॉरेन इनकम होता है। अब किसके लिए क्या हमारा टैक्सेबल रहता है, तो ध्यान रखिएगा, जो इंडियन इनकम है वो तीनों के लिए, जो इंडियन इनकम रहेगी ना वो तीनों के लिए क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। तीनों स्टेटस रिटर्न के दर्जों के लिए टैक्सेबल रहने वाली, बस ये सिंपल सा याद रख लेना। जैसे आपको पता चला कि ये इनकम, ये आवक इंडियन है, ठीक है, भारतीय, तो तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगी। फॉरेन इनकम का समझिएगा, फर्स्ट वाले के लिए ऑर्डिनरी सामान्य के लिए फॉरेन इनकम जो रहेगी वो टैक्सेबल रहेगी कंपलसरी, और लास्ट बिन रईस के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लास्ट नॉन रेसिडेंट बिन रईस के लिए टैक्सेबल होगी नहीं, लेकिन बीच वाले के लिए कब होगी कब नहीं होगी, छोटा सा कंडीशन है कि वो इनकम भले हमने बाहर ही कमाई है और बाहर ही मिली है, लेकिन अगर उसका कंट्रोल करके एक वर्ड यूज़ कर लिया गया कि कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया से होता है, उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, उसका नियंत्रण इंडिया में किया जाता है उस बिजनेस का, अगर ऐसा लिखा है तब जाके फॉरेन इनकम यहाँ पर टैक्सेबल मानी जाएगी। समझो, भले बाहर का इनकम विदेशी बिजनेस से कमाया हो और विदेश में उसकी इनकम मिली हो, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया से होता है, नियंत्रण इंडिया से होता है, तब जाके यहाँ पर सामान्य रईस नहीं, इसके लिए वो टैक्सेबल माना जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तीनों के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन फर्स्ट के लिए है, लास्ट वाले के लिए नहीं, बीच वाले के लिए कब होगा, जब उसका कंट्रोल नियंत्रण इंडिया से होता है उस बिजनेस का। अब देखते हैं हमको सम्स के अंदर 5 जितनी इनकमें दी गई है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं गुजराती से रीड करूँगा जिससे इजीली आप समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो इनकम बताएगी, सीधा सीधा लिख दिया गया अहमदाबाद ना, इंडिया, ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे इंडिया की सिटी का नाम दिया गया। क्या लिखा है, भूतपूर्व मालिक कंपनी तरफ मिलेल पेंशन की आवक याद रखिएगा, भले फॉरेन में ही मिले, लेकिन अगर इंडियन कंपनी का, इंडियन मालिक की कंपनी से हमको पेंशन मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑटोमेटिक वो इंडियन इनकम बन जाता है, भारतीय आवक बन जाता है 6 लाख, जो तीनों के लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जो भी पेंशन हमेशा रहेगा इंडियन कंपनी से हमें मिल रहा है, भले हमें फॉरेन में मिल रहा है, बाहर क्यों नहीं मिल रहा विदेश में, तो भी वो हमारा इंडियन इनकम रहता है, जो तीनों के लिए क्या रहता है, टैक्सेबल रहता है। आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अमाउंट दी गई है 6 लाख।
उसके बाद सेकंड इनकम की बात करते हैं, जो दिया गया था हमें एक तरह का इंटरेस्ट दिया गया एफडी के ऊपर। एफडी के ऊपर इंटरेस्ट ब्याज क्या होगा, लेकिन ये एफडी देखिए कहाँ का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है, इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर की एफडी का ब्याज इंटरेस्ट की आवक, तो ये इंडियन हो गया 2 लाख। तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी इन एसबीआई 2 लाख। कैसे इनकम है, इंडियन इनकम बन जाएगी क्योंकि इंडिया से हमने कमाई है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया में मिली ऐसा समझ लेना है। उसके बाद तीसरी इनकम की बात करते हैं, जो हमें दिया गया, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आवेली मिलकत माथी मरती भाड़ानी आवक। ऑस्ट्रेलिया मतलब फॉरेन हो गया, विदेशी हो गया, वहाँ की मिलकत, वहाँ के एसेट्स से हमने इनकम कमाया और मिलती भी वहाँ पर ही हो गया। भाड़ा की आवक बताया गया, रेंटल, यहाँ कहीं पे भी इंडिया वर्ड यूज़ किया गया नहीं, ये यूज़ किया गया, मतलब ये कंप्लीट फॉरेन इनकम में विदेशी आवक मानी जाएगी, क्योंकि हमने कमाई भी बाहर है और मिलती भी बाहर होगी, क्योंकि जो भी कमाया वो ऑस्ट्रेलिया की एसेट्स मिलकत से कमाया है और मिलती भी वहीं होगी, जो भले रेंटल इनकम है, ठीक है, समझ के। यहाँ कहीं पे भी इंडिया वर्ड यूज़ किया गया नहीं है, तो हमारी फॉरेन इनकम होने वाली है। तो फॉरेन इनकम फर्स्ट के लिए तो टैक्सेबल होती ही है, सामान्य रईस ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, लास्ट के लिए नहीं होती, बीच वाले के लिए होती। कब, अगर बताया गया तो इसका कंट्रोल इंडिया से होता है। तो नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। नेक्स्ट जो इनकम बताई गई है, ध्यान से समझिएगा कि कनाडा में, ठीक है, कनाडा मतलब फॉरेन हो गया, कनाडा में हमको उसके बिजनेस से उसकी आवक हो रही है, धंधे से आवक हो रही है, लेकिन उस धंधे का, उस बिजनेस का कंट्रोल, जो नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, भारत, इंडिया से हो रहा है। इनकम भले फॉरेन है लेकिन कंट्रोल बताया गया कि इंडिया से हो रहा है, तो आपको समझ में आया होगा ये फॉरेन इनकम है, क्योंकि कमाया तो हमने कहाँ से, इंडिया, कनाडा से, ठीक है, और मिल भी कहाँ रही है, कनाडा में मिली, लेकिन कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया से होता है। तो फॉरेन इनकम है, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए तो टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम है, और लास्ट वाले के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन हमारे रईस, परंतु सामान्य रईस न थी, जो हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसके लिए भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि कंट्रोल इंडिया से होने की वजह से। तो यहाँ पर इसके लिए भी वो टैक्सेबल माना जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि कंट्रोल बताया गया है कहाँ से हो रहा है, ये नहीं लिखा होता तो कंप्लीट फॉरेन बन जाती, तो सेकंड के लिए भी टैक्सेबल नहीं होता। नंबर 5 जो इनकम बताई है, यहाँ पर समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया का बताया कि ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस, उसके धंधे से हमने आवक कमाई और मिलती भी कनाडा में। दोनों दो हमारे लिए क्या है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन कंट्री है, तो ये हमारे डायरेक्ट फॉरेन इनकम बन जाएगी, विदेशी आवक बन जाएगी। कहीं पर भी इंडिया, भारत का जिक्र किया गया नहीं है, तो 3 लाख पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, फॉरेन बन जाएगा, जो फर्स्ट के लिए टैक्सेबल रहेगा, बाकी 2 के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये 5 इनकम आई होप तीनों के लिए आपको समझ में आएगा कब कहाँ पर टैक्सेबल हुआ या नहीं। थोड़ा अच्छे से रीड कीजिए, मैंने शॉर्टकट में समझा दिया है, ठीक है। तीनों का टोटल मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो मिलेगा टोटल हमारा इनकम, फर्स्ट के लिए 18 लाख बनेगा, सामान्य रईस कैटेगरी के लिए 18 लाख होता, सेकंड के लिए 12 लाख निकल के आता है, और थर्ड के लिए निकल के आता है यहाँ पर 8 लाख निकल के आता है, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। ये टोटल ग्रोस इनकम है, कुल ग्रोस आवक है। अब हम टैक्स लायबिलिटी भी यहीं पर सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा टैक्स स्लैब है, जो आप सबको पता है 250 तक तो नील रहता है, 250 तक नो टैक्स तीनों कैटेगरी के लिए। उसके बाद 250 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक के लिए 20%, और 10 लाख से अबो जितना भी रहेगा उसके लिए 30% है। तो अकाउंट शुरू करते हैं। तीनों टोटल अमाउंट आ चुकी है, तो 5 लाख तक के लिए तो तीनों एलिजिबल है, तीनों 5 लाख से ऊपर ही है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है, दोनों के बीच का गैप 2.5 लाख का कितना करना है, 5% करना है, ठीक है। 250 से लेकर 5 लाख मतलब 2,50,000 की इनकम है, उसका 5% करेंगे तो तीनों के लिए 12,500 का टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं, 5 लाख से 10 लाख कितना टका है, 20%। यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख, ये 8 लाख है, तो इसके लिए 8 लाख तक ही काउंट करना है। तो पहले इसके लिए 5 से 10 लाख कंप्लीट है यहाँ पर, तो बीच का 5 लाख है, 5 लाख के ऊपर टोटल 20% हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लाख इसका टैक्स आएगा। यहाँ पर भी 12 लाख है, 10 लाख से ऊपर ही है, तो बीच का 5 लाख टोटल इनकम के लिए 20% के अकॉर्डिंग 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 8 लाख ही है, ठीक है। तो 5 लाख से 8 लाख समझना है आपको, ठीक है। टोटल 10 लाख तक नहीं काउंट करना है। 5 लाख से 8 लाख मतलब 3 लाख का आया। कितना अमाउंट आया, 5 लाख से 8 लाख के बीच 3 लाख हुआ, तो 3 लाख का आपको 20% करना है। आई होप भी आपको अमाउंट समझ में आ रहा है कि कितने पे टैक्स गिनना है, ये अपना क्राइटेरिया बताया गया। लेकिन उसकी अगर इनकम इससे कम है, लिमिट उससे कम है, तो उतने तक की इनकम जो बीच में आ रही है उसी का टैक्स गिनना रहेगा। अब 10 लाख से ऊपर जितना भी है उस पर 30%, तो इसका 10 लाख से ऊपर कितना, 8 लाख बचा। कितना बचा, 8 लाख, क्योंकि 10 लाख की इनकम तक का हमने टैक्स गिन लिया। 10 लाख के ऊपर इसका 18 लाख है, जो 8 लाख आता है, तो 8 लाख का 30% करना, 8 लाख का 30% आपको करना
है तो आ जाएगा 2,40,000। यहाँ पर 12 लाख है तो 10 लाख तक का तो हमने कैलकुलेट कर दिया। 10 के ऊपर कितना बचा, 2 लाख बचा, तो 2 लाख का क्या निकालना है, 30% निकालना है, तो 60,000 आ जाएगा। यहाँ पर तो उसका 10 लाख से कम था तो ये स्लैब में तो उसका टैक्स गिना ही नहीं जाएगा, 10 लाख के ऊपर तो उसकी इनकम नहीं है। तो तीनों की तीनों कैटेगरी का निकाल दिया, प्लस कर देंगे तो टोटल निकल के आएगा 3,52,500, यहाँ पे 1,72,500, यहाँ पर 72,500 निकल के आएगा, जिसमें प्लस कर लेंगे हम लोग। क्या प्लस करेंगे, हेल्थ प्लस एजुकेशन का, ठीक है, जो आरोग्य और शिक्षण का 4% बताया गया है, जो तीनों के लिए फिक्स है, तो तीनों के लिए इस अमाउंट का 4% निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तीनों के लिए आपको ये कैलकुलेट करना रहेगा, तो 4% इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर लीजिए। तो अब जाके जो नेट जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आएगा वो अमाउंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो गया तीनों की कैटेगरी के लिए। अब हमें जस्ट ओपिनियन देना है, पहले वो खुद किस स्टेटस का, रहठान का दर्जा वो नक्की कर दिया हमने, उसके बेस पे उसका टैक्स लायबिलिटी क्या आ रहा है, उससे कम हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो हमें उसे ओपिनियन देना। जैसे हमने यहाँ फाइंड आउट किया, हमने पता किया कि वो किस टाइप का है, यहाँ पर रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, सामान्य रईस न थी, तो वो किस कैटेगरी में आता है, यहाँ पर आता है, तो उसका जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो इतना आएगा, ठीक है, 1,79,400 निकल के आने वाला है। बाई चांस इससे कम कर सकते हैं हम तो उसको ओपिनियन देना है। तो यहाँ पर क्या बताया था, 22 डेज जो है वो एडिशनल रहता है, राइट ना, इन 4 सालों के अंदर। अगर वो 4 सालों में 22 डेज एडिशनल ना रहे, इन 3 महीने ही रहे, तो क्या कुछ फ़र्क आता है? तो देखिए कैलकुलेट करके देखा तो कुछ फ़र्क वैसे नहीं आता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन तभी भी फुलफिल हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पर 92 डेज़ की बात करते हैं तो 92 डेज़ इंटू 4 करते तो 368 डेज़ यहाँ पर भी हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ फुलफिल होने वाली ही थी, मतलब रेसिडेंट तो बनने वाला था। ये कंडीशन तो ऐसे भी यहाँ पर फुलफिल हुई नहीं हुई 22 डे एक्स्ट्रा रहने के बावजूद भी, और 22 डे अगर नहीं रहता तो भी ये फुलफिल होती नहीं। तो मतलब ये इसका जो कैटेगरी है वो चेंज होता नहीं अगर 22 एक्स्ट्रा डे वो नहीं रहता। तो देखा जाए तो ये इसके लिए टैक्स जो है वो प्लानिंग वो बेस्ट है, इसके अलावा कुछ और तरीके से हम उसका रिड्यूस कर भी नहीं सकते। जस्ट ओपिनियन में आप बता सकते हो कि वो नॉन रेसिडेंट अगर बन जाता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती, बाकी तो इसका परफेक्ट है, ठीक है। ओपिनियन में 2 से 3 पॉइंट आप राइट डाउन कर देना। बाकी आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, किस तरह से हमने उसका स्टेटस दर्जो नक्की किया, कैसे हमने टोटल इनकम फाइंड आउट कर दी और यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया है। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, कंप्लीट प्रोसेस अगेन रिपीट हुई, आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। बोलना चाहूँगा अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।